नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार ओमकार चौधरी सर। आइए सबसे पहले उनको प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम सर। सर आज तो बहुत बहुत आज धन्यवाद आपका और दर्शकों को भी नमस्कार। सर आज तो मोदी जी और योगी जी ने मिलके कई लोगों को बेरोजगार कर दिया सर। मैं आऊंगा, मोदी जी ने जो गजनवी और इसके ऊपर आर्टिकल लिखा, मैंने तो दोपहर में उस पर शो किया था। लेकिन ये फोटोग्राफ जो पीएमओ से पोस्ट हुआ, मतलब अगर सिर्फ योगी जी के इससे होता तो कई स्पेकुलेशन लगा लिए होता कि मोदी जी ने योगी जी की क्लास लगा दी, अब योगी जी नहीं रहेंगे सीएम। लेकिन ये पीएमओ से चला गया, अब ये अलग ही कहानी है। और जिस तरह के चर्चा के फोटोग्राफ आ रहे हैं, जो ये है, देखिए सर, जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही हैं, आज तो कई लोग बेरोजगार हो गए सर। ये जो मीटिंग हुई है ओमकार सर, क्या ये यूपी के भविष्य की राजनीति और भारत के भविष्य की राजनीति को बता रही है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी जी को सच में बंगाल का दायित्व देने के लिए बुलाया गया था? मैं बहुत दिन से स्पेकुलेशन सुन भी रहा था इस पे, जब सदन के अंदर योगी जी ने बात की थी कि जो भी पूर्वी बंगाल में हो रहा है, तो क्या अब उसकी तैयारी और इस पर है? देखिए, योगी आदित्यनाथ तकनीकी रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन आज उनका कद केवल एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का नहीं रह गया है। जब जब देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में चुनाव होते हैं, तब तब योगी आदित्यनाथ की मांग बहुत बड़े पैमाने पर होती है। प्रत्याशियों की तरफ से भी, क्षेत्र की तरफ से भी, प्रदेश इकाइयों की तरफ से भी, और केंद्रीय नेतृत्व भी ये महसूस करता है कि कुछ चेहरे हैं जिनको देश भर में अब पसंद भी किया जा रहा है और उनको लोग चाहते हैं कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, उनके क्षेत्रों में आए, उससे उनको मदद मिलेगी। तो एक पहलू है ये जो आप कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का दायित्व वो तो रहेगा ही, इसमें कोई दो राय है नहीं। जो उनकी भूमिका बाकी प्रदेशों में रही है, अब तक लोकसभा चुनाव के बाद 6 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, जिनमें से 4 में, 3 में बीजेपी के मुख्यमंत्री बने हैं, 1 में नीतीश बाबू बने हैं। यानी 6 में से 4 राज्य बीजेपी ने जीते हैं, और इन चारों ही राज्यों में जहां सरकारें बनी है, वहां योगी आदित्यनाथ की एक भूमिका रही है। उनका चुनाव प्रचार रहा है। दिल्ली में थोड़ा सा कम रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में उनका खूब रहा, और जो स्पार्किंग देखने को मिली है वो कहीं इसमें शुबा ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है कि योगी आदित्यनाथ की 2026 के जो चुनाव हैं 5 राज्यों में, उनमें भी, और 2027 में केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि जो 4 अन्य राज्य फरवरी में उत्तर प्रदेश के साथ जाएंगे, और फिर 27 के लास्ट में जो हिमाचल और गुजरात का चुनाव होगा, उसमें भी उनकी एक भूमिका रहेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं, तो केवल बात चुनाव प्रचार की नहीं होती है या मंत्रिमंडल विस्तार की नहीं होती है। वो बहुत बड़े फलक पर, कैनवास पर वो चर्चाएं चलती हैं। जैसे 3 राज्य ऐसे थे देश के जिनको बीमारू कहा जाता था। उनमें एक बिहार, उनमें एक मध्य प्रदेश, और तीसरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश उस छवि से उबर चुके हैं। बिहार बहुत हद तक उबर रहा है, और शायद अगले 4-5 साल में वो भी पूरी तरह उबर जाएगा। लेकिन बात केवल यहां तक सीमित नहीं है साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो हमारा पश्चिमी भारत है, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक, वो तो विकास की मुख्य धारा में है, लेकिन जो पूर्वी भारत है, उसके जो राज्य हैं, वो कहीं पिछड़ गए हैं अलग अलग कारणों से। तो वो भी अगर इस विकास की दौड़ में शामिल कर लिए जाए, तो फिर 1947 का जो विजन है विकसित भारत का, उसको अचीव करने में हमें ज्यादा समय लगेगा नहीं। पश्चिम बंगाल उन राज्यों में है। देखिए, पश्चिम बंगाल से लगते हुए जो बाकी पूर्वोत्तर के, जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है,
वो ऑलरेडी उसमें या तो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की सरकारें हैं। असम में पिछले 2 बार से है ही। अब झारखंड बचा है। झारखंड में इस बार उम्मीद थी, लेकिन हेमंत सोरेन दोबारा बन गए। और नीचे उड़ीसा, वहां भारतीय जनता पार्टी आ गई है। बिहार में आ ही गई है। अब ले देकर के बचता है पश्चिम बंगाल। तो उसमें जिस तरह का माहौल इस समय दिखाई दे रहा है, और जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ रहेगी, तो पूरी ताकत बीजेपी इस बार अपनी लगा देना चाहती है पश्चिम बंगाल में। और नहीं भूलना चाहिए कि 2021 में सीधे 3 सीटों से 77 पर बीजेपी पहुंची थी। तो इस बार एक संयुक्त प्रयास अगर हो गया और जो मुद्दे हैं, वास्तविक मुद्दे हैं, उनको अगर जनता के बीच तक ले जाकर के उनको समझाने में कामयाब हो गए, तो वो किला भी ढह जाएगा ममता बनर्जी का। तो ये एक दूसरा मुद्दा होगा। तीसरा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव हैं और 6-8 महीने पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तौर तरीका रहा है कि जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां 6-8 महीने पहले से जो योजनाएं परियोजनाएं हैं उनके उद्घाटन, उनके शिलान्यास का काम शुरू हो जाता है। और वो अपना रिपोर्ट कार्ड देना शुरू करते हैं कि पिछले 5 साल में हमने इस राज्य के लिए क्या वादे किए थे और वो कैसे पूरे किए हैं। तो एक मोटा मोटी, जैसे ग्रेटर नोएडा का जेवर वाला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बन करके तैयार है। सिर्फ प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है कि वो आए और उसका उद्घाटन करें। इसी तरीके से जो दिल्ली से मेरठ, मेरे शहर तक जाने वाली रैपिड ट्रेन है, उसका पूरा रूट तैयार है। बस प्रधानमंत्री के आने का और उसको एक झंडी दिखाने का इंतजार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ऐसी करीब 16-17 बल्कि 18 योजनाएं हैं जो इंतजार कर रही हैं प्रधानमंत्री के आने का। जैसे मेरठ से प्रयागराज तक जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है वो लगभग तैयार है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। तो अब वो काम शुरू होगा। तो योगी आदित्यनाथ को जब बुलाते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, उन पर भी विचार विमर्श होता है और उनकी भी रिपोर्ट प्रधानमंत्री लेते हैं। इसके अलावा हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ समानांतर चल रहा है या चलवाने की कोशिश चलवाने की तो कोशिश हो ही रही है। मीडिया तो लगातार उसमें आग में घी डाल ही रहा है। ठाकुर विधायकों और नेताओं की बैठक, ब्राह्मण विधायकों और नेताओं की बैठक, और उसको मीडिया में, सोशल मीडिया में चलाना, बयानबाजी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का एक बयान आ गया तो उसको लेकर के बवाल के साहब उन्होंने धमकी दे दी ब्राह्मणों को, ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये खेल यहाँ भी चल रहा है, ये मध्य प्रदेश में भी चल रहा है। कई जगह इस तरह की चीजें, लोकसभा चुनाव से पहले भी ठाकुर बड़े नाराज हैं जी, वीके सिंह का टिकट काट दिया गाजियाबाद से। तो ऐसी चीजें जो है वो चलाई जाती हैं जानबूझ करके। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं सारे मुद्दों पर हुई होगी, और भी मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा हुई होगी। लेकिन मीडिया को तो बेरोजगार कर दे रहे हैं ना समय समय पे। फिर भी वो बेचारे यूट्यूबर क्या चलाएंगे कि आज मोदी ने योगी जी को बुला के डांट लगाई, अब योगी जी हटने वाले हैं। ये वाला भी तो स्पेस नहीं मिल रहा है सर मोदी जी के चक्कर में। खैर, आज एक और डेवलपमेंट हुआ। आज मैं जाति का नाम लूंगा सर। मैं बता दूं, उमर खालिद के वकील कपिल सिब्बल है, आप लोग जाति का पता कीजिए। शरजील इमाम के जो वकील साहब थे सिद्धार्थ दवे, उनकी जाति का जरूर पता कीजिएगा। गुलशन फातिमा, अभिषेक मनु सिंघवी, हाँ यहां पर जाति वाला एंगल नहीं चलेगा, यहां पर मजहब वाला चला लीजिएगा। शिफा उर रहमान, सलमान खुर्शीद, मिरान हैदर, सिद्धार्थ अग्रवाल, सदाब अहमद, सिद्धार्थ लूथरा और मोहम्मद शमीम खान। आप लोग चाहें तो अभी बर्नल का ऑर्डर दे दीजिएगा, वरना फिर मिले ना मिले। दुख के साथ कहना पड़ेगा कि आज ममदानी को बहुत रोना आ रहा होगा। ममदानी हो सकता है क्या करे पता नहीं, he wrote a letter that we are thinking about you, but unfortunately कोर्ट ने बोला कि नहीं, we are not thinking about any bail, कोई राहत हम नहीं देना चाहते हैं। और अगले 1 साल तक, 2026 है गुरु, 27 जनवरी तक आना मत बेल एप्लीकेशन के लिए।
जाओ यहां से निकलो, बेल रिजेक्टेड, कहानी खत्म। अब सुप्रीम कोर्ट ने ही बेल रिजेक्ट कर दिया और यह भी बोल दिया कि अगले 1 साल तक नहीं आना है, तो बर्नौल तो आउट ऑफ स्टॉक होगा। ओंकार सर, आप बताइए सर, कितना शोषण हो रहा है मोदी राज में सर? देखिए, एफआईआर नंबर 59 ये 2020 में दर्ज हुई थी। आईपीसी की धारा 147, 148 यानी दंगे भड़काने का आरोप, आईपीसी की धारा 302 हत्या का आरोप, आईपीसी की धारा 149 यानी गैर कानूनी जमावड़ा, यूएपीए 1967 की धारा 13, 16, 17, 18 के तहत आतंकी गतिविधियां और साजिश, आर्म्स एक्ट की धारा 25 से लेकर के 27 तक इसमें लगी हुई थी। और इसमें 2 धाराएं बाद में जुड़ी, आईपीसी की धारा 124 ए, आईपीसी की धारा 153 ए यानी देशद्रोह और समुदायों के बीच में नफरत फैलाना। ये इतनी संगीन धाराएं इन पर लगी हुई हैं, उमर खालिद और शर्जिल इमाम पर। मार्च 2021 में इन आरोपों पर संज्ञान लिया था दिल्ली की सेशन कोर्ट ने। और इतने संगीन आरोप जिस पर हों, यानी जिनको आतंकी के रूप में संज्ञान लिया गया हो, दंगाई के रूप में, हत्या के आरोपी के रूप में, समाज में नफरत फैलाने के आरोप में, अगर उसके पक्ष में न्यूयॉर्क में बैठा हुआ कोई नया मेयर चिट्ठी लिखता है और ये कहता है कि हम आपके विचारों के साथ खड़े हैं, हम आपको लेकर के चिंतित हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है? यहां से हजारों किलोमीटर दूर ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई जान पहचान, ना कोई मुलाकात का भी। एक का बाप, उमर खालिद का बाप, जो सिमी का सीनियर फेलो रहा, सदस्य रहा, जो बाबरी कमेटी में भी रहा, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में प्रवक्ता रहा, यानी वो भी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था, सिमी से, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया। और बेटा भी अब आतंक के आरोप झेल रहा है, यूएपीए लगा हुआ है। बाप ममदानी से जाकर के मिलता है और कहता है कि हमारी मदद करो। जब आप हिंदुस्तान से जाकर के ममदानी से मिलते हैं न्यूयॉर्क में 9 दिसंबर को, इसका मतलब आपको ना भारत के संविधान पर, ना भारत के लोकतंत्र पर, ना भारत की न्याय व्यवस्था पर, किसी पर कोई भरोसा नहीं है। आप न्यूयॉर्क में जाकर के अमेरिका के एक मेयर से मदद मांग रहे हैं और वो 4 लाइन की एक चिट्ठी लिख करके भेजता है बिना धर्म लिहाज के आप कर क्या रहे हैं। अगर आपको ये पता नहीं कि दूसरे देशों के मामलों में ये दखल है, तो आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप हैं वही जो मदरसे से निकलने वाले लोग होते हैं। तो ये लोग जी सॉरी जी, नहीं सॉरी, कंटिन्यू कीजिए सर। तो ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं। और आपने बोला सर इनको संविधान पे भरोसा नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं सर, उमर खालिद के पिता पहले ही प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्य रह चुके हैं। ये तो जेल से बाहर हैं, वही बहुत है। सिमी कालांतर में इंडियन मुजाहिदीन बना, जिसके बाद में अलकायदा से लिंक हुए। गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर? आप तो उस वक्त पत्रकारिता में होंगे सर। आज अभी भी पत्रकारिता में ही है। नहीं, आप तो हैं ही अभी भी पत्रकारिता में, मैं उस वक्त कह रहा हूं प्रिंट पत्रकारिता में होंगे। तो सर वो जो सिमी के पैरोकार थे, सिमी के एक्टिव मेंबर थे, स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक के, जो बाद में इंडियन मुजाहिदीन बना और भारत के अंदर कई विस्फोट कराने में उनका साथ रहा, उसको भारत के ऊपर अगर विश्वास रहता तो वो बनता क्या? जी देखिए ना कि ये कितनी बड़ी साजिशों में शामिल रहे हैं। सिमी कोई धार्मिक संगठन था क्या? भजन कीर्तन करने वाला संगठन था क्या? या कैंप लगा करके लोगों में रोटियां वोटियां वितरित करके भंडारा लगाता था क्या लोगों के लिए? तो वो जिस तरीके की गतिविधियां थी, वो तो देश के और समाज के खिलाफ ही था ना।
और बिल्कुल। इससे पहले कोई सरकार ऐसी आई नहीं जिसने सिमी को प्रतिबंधित किया हो या इनका इलाज किया हो या पीएफआई को कभी प्रतिबंधित किया गया हो। ये तो अमित शाह और मोदी सरकार के समय जो है ये सारी चीजें नकेले कसी गई हैं। मैं पहले भी कह चुका कि अगर 2047 को आपको विकसित राष्ट्र बनाना है तो ऐसी तमाम बाधाओं को आपको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा और वो काम मोदी सरकार बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। आतंकवादियों के खिलाफ जिस तरह का अभियान चलाया है पिछले 2-2.5 सालों में, 3 सालों में, वैसा कभी नहीं चला है। इनके सारे जितने कमांडर थे, जिनके जितने नाम आते रहे सामने, सबको निपटाया गया, आतंकवादियों को निपटाया गया, घुसपैठ कम कर दी गई, अलगाववादियों को घुसेड़ करके रख दिया, पता नहीं अब कहाँ है वो। पत्थरबाज जो है वो अब दिखाई नहीं देते हैं। इसी तरीके से नक्सलवाद जो एक और नासूर बना हुआ था देश के लिए, देश के विकास के लिए, उसको लगभग खत्म कर दिया गया है। उसकी डेडलाइन आ गई है, 30 मार्च तक उसको खत्म कर देना है। तो ये सारी चीजें जो हैं, और ये जो जिसके बारे में हमारे सीडीएस कहा करते थे, पूर्व सेना अध्यक्ष कहा करते थे रावत साहब, कि भारत को 2.5 मोर्चे पर जंग लड़नी है, वो एक चीन को मानते थे, दूसरा पाकिस्तान मानते थे। अब तो ये तीसरा मोर्चा बांग्लादेश हो गया, और ये 0.5% नहीं रहा, भीतर वाला भी 1% हो गया। तो 4 मोर्चों पर हमें युद्ध लड़ना पड़ रहा है। बल्कि जो भीतर वाले हैं ये ज्यादा खतरनाक हैं। भीतर वालों की वजह से ही तो वेनेजुएला में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी को उठा करके ले गए। अगर भीतर वाले ना होते मिले हुए, उनको पैसा ना खिलाया गया होता, तो 1 लाख की सेना है वेनेजुएला में। वो क्या कर रही थी? मूंगफली छील रही थी क्या बैठ करके? उसको 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 बचाना चाहिए था अपने राष्ट्रपति को और देश को। तो ये भीतर वाले ज्यादा खतरनाक है। इन भीतर वालों को ही संभालना सबसे पहले जरूरी है। बाहर वालों से तो हम कभी भी निपट लेंगे। तो दरअसल मोदी जी, योगी जी के बाद हेमंता बिश्व शर्मा जी जिस प्रकार से इलाज बांध रहे हैं, उसके लिए भी बर्नौल मोमेंट की आवश्यकता है। ये आपके लिए सीधी तस्वीरें, न पत्थर काम आ रहा है न कुछ काम आ रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और जिस प्रकार से कानून का डंडा, कानून का बुलडोजर असम के अंदर चल रहा है, अवैध बांग्लादेशियों पर पूरा जंगल साफ करा दिया। सर, ये मोदी जी जाति नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम डेमोग्राफी चेंज करेंगे। इतने सालों से बांग्लादेशियों को पाल पोस के बच्चे की तरफ पिलाया गया दूध, सांप को दूध नहीं पिलाने की बात कर रहा हूं, वो दूध पिलाया गया, उनका वोटर आईडी कार्ड बनवाया गया, उनको अलग अलग मदरसों से के थ्रू भेजा गया पूरे भारत में, कहीं ड्राइविंग लाइसेंस, कहीं ऑटो ड्राइविंग लाइसेंस, कहीं कहीं तो विधायक और कुछ नहीं तो कुछ लोग मेयर, और झारखंड में मियाँ टोली बन गया, फिर जमाई टोला बन गया, आदिवासियों से निकाह करके कुछ प्रधानी भी जीत गए। रातों रात अचानक मोदी जी को क्या हो गया? बोल रहे हैं कि हम डेमोग्राफी ऑपरेशन टॉर्च लाइट के तहत एकदम सब खत्म कराएंगे, असम से लेके बंगाल तक। देखिए, ये ऐलान तो उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किया था जी। और जब लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो उसका एक मतलब होता है। 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई थी लाल किले से। एक, ये जो डेमोग्राफी चेंज की बड़ी साजिशें देश में रची जा रही हैं, बड़ी साजिशों से उनका मतलब था कि जो ऐसे सूबे जो सीमाई हैं, उत्तराखंड में देख लीजिए, हिमाचल में देख लीजिए, फिर नीचे देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश से लेकर के सारे, सभी में डेमोग्राफिक चेंज, और असम में तो ये बीमारी पुरानी है। इसी तरह बांग्लादेश में जैसे ही SIR का ऐलान हुआ तो हमने, आपने और पूरे देश ने देखा ना, नदी पार करके कैसे दौड़ रहे थे बांग्लादेशी और रोहिंग्या, वापस भाग उठे थे। तो ये उनको पता था कि रिफ्यूजी कैंप बने हुए हैं, डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं। बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल में नहीं बने, दूसरे राज्यों में बने, लेकिन अगर पकड़े जाते तो जेल होती उनको, तो भाग गए। तो इसी तरह की भगदड़ अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई दे रही है, और खास तौर से पहलगाम के बाद से
जो अमित शाह ने डंडा चलाना शुरू किया है, शुरू में पाकिस्तानियों को निकाल करके डिपोर्ट करने की बात थी और वापस भेजने की बात थी, लेकिन बाद में यह समग्रता में सभी राज्यों में शुरू हुआ, क्योंकि पहलगाम के बाद जो अभियान शुरू हुआ था उससे इसकी गंभीरता पता लगी कि भाई 40-40, 45-45 साल से यहीं पड़े हैं और यहीं पर 3-3 पीढ़ियां जो है वो जन्म गई, यहीं वो पालन पोषण कर रहे हैं, मोदी जी की योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, और नागरिक कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं जी, या बांग्लादेश के हैं। तो भारत के जो मूल निवासी हैं, जिनका यहाँ जन्म हुआ है, उनके अधिकारों पर डकैती डाल रहे थे ये पड़ोसी देशों के नागरिक। तो इनको ढूंढ ढूंढ करके अब निकाला जा रहा है। एसआईआर कराने के पीछे का मकसद तो यही है ना कि भाई जो अब दुनिया में नहीं है उनके नाम हटाओ, जो शिफ्ट हो गए हैं उनके नाम हटाओ, जिनके 2 जगह नाम है उनके नाम दुरुस्त करो, और जो पड़ोसी देशों के यहाँ घुस करके और हमारे हकों पर, हमारे मूल नागरिकों के हकों पर डाका डाल रहे हैं, उनको निकाल करके बाहर फेंको, उनके देशों में, उनकी सीमाओं में उठा करके उनको फेंक दो। तो ये बहुत बड़ा अभियान इस समय, बड़ा के अभियान नहीं, मैं तो यज्ञ कहूंगा, जिसमें आहुति दी जा रही है, और इसमें तरह तरह के गाने, तरह तरह की गालियां वो सुनने को मिल रही है। लालू पुत्र जो है गालियां दे रहा था पहले, अब ममता बनर्जी दे रही हैं और कुछ दूसरे राज्यों के लोग दे रहे हैं। तो ये गालियां ठीक हैं भाई, लेकिन ये जो दूसरे देशों के नागरिक आकर के तय कर रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री हो, किसकी सरकार हो, कौन प्रधानमंत्री हो, ये बर्दाश्त करने के लिए अब ये देश तैयार नहीं है, यहाँ के नागरिक भी तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा अभियान अभिषेक जी चल रहा है। सर, आज मोदी जी ने अपनी सांप्रदायिकता को सार्वजनिक कर दिया, जब खुद एक ब्लॉग लिखा, आर्टिकल, और कहा सोमनाथ स्वाभिमान पर अटूट आस्था के 1000 वर्ष, 1026, और इसमें पूरा उन्होंने वर्णन किया अहिल्या भाई होलकर से लेकर के। सबसे बड़ी बात, उन्होंने साफ साफ कहा कि किस प्रकार से सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी में था, जिसमें उन्होंने छुपाया नहीं, बोला कि मोहम्मद गजनवी ने हमला किया। इस प्रकार से वो लिखे। उन्होंने ये भी लिखा कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में हुआ समारोह ऐतिहासिक था। फिर वो नीचे आते हैं, फिर वो उन्होंने कहा कि 1026 में जो सोमनाथ पर आक्रमण हुआ, उस क्रूरता का, उस विध्वंस का ऐतिहासिक स्रोत पढ़ने पर हृदय कांप उठता है। और फिर नीचे गजनवी और इनके बारे में तुलना की है, और गजनवी, और उन्होंने साफ साफ ये लिखा कि मध्यकालीन बर्बरता। सर, मेरा तो कलेजा फट गया। मतलब रोमिला थापर से लेकर के इरफान हबीब, इन इतिहासकारों ने जो पूरा परिश्रम पिछले 40 सालों से किया था, एक व्यक्ति आया और प्रधानमंत्री बना और ऐसे एक आर्टिकल लिख करके सब ध्वस्त, सब कहानी खत्म। पता नहीं, मैंने आर्टिकल पढ़ा नहीं। उन्होंने जिक्र किया कि नहीं किया है कि जब सोमनाथ मंदिर का फिर से लोकार्पण होना था बनने के बाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रोकने की जवाहरलाल नेहरू ने भरसक कोशिश की। ये नहीं किया है, ये नहीं किया है। कितना रहम दिखा दिया है कि आप नहीं जाएं, उनको रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और गए। तो उसके बाद नेहरू इतना चिढ़ गए कि आकाशवाणी से उनका भाषण ना प्रसारित हो, ऐसे आदेश आकाशवाणी को दिए गए जी। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई उस दौर में, जिनसे पता चलता है कि एक्चुअल में नेहरू और उसके बाद नेहरू का पूरा खानदान, पूरा वंश बेल किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ काम करती रही है, और हिंदुओं के खिलाफ उनकी मेंटेलिटी रही है, आज तक वो जारी है। भगवान राम के जिस भव्य और दिव्य मंदिर की पूरा देश पलक पावड़े बिछा करके प्रतीक्षा कर रहा था, वो 22 जनवरी 2024 को लोकार्पित हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन आज तक भी इस खानदान का कोई आदमी वहां दर्शनों के लिए नहीं गया है। तो इसी से पता चल जाता है। और देखिए, सोमनाथ मंदिर पर तो कितने हमले हुए हैं, और अहिल्याबाई होलकर का जो नाम लिया है प्रधानमंत्री ने, उनका तो एक अतुलनीय योगदान रहा है। केदारपुरी से लेकर के काशी विश्वनाथ, और यहाँ भी हर जगह उनका। और ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने
अहिल्या को वो सम्मान दिया है जिसकी वो हकदार थी, सच्चे मायने यही में तो हक। प्रॉब्लम है सर, यहाँ से फिर सीधे काशी विश्वनाथ की तरफ वो चले जाएंगे। तो आरफा खानम शेरवानी और बाकी लोगों ने, बताइए, सांप्रदायिक पीएम है। सोमनाथ के बारे में ऐसे आज तक तो किसी ने नहीं बोला था, और इस तरह की बातें तो नहीं हुई थी आज के पहले। इनसे पूछना चाहिए कि पाकिस्तान किस आधार पर बना था। अरे सर, पाकिस्तान बनवाने में तो हिंदू महासभा वाले और संघ वाले थे, ये लोग तो पाक साफ लोग थे, नेहरू और ये। तो ऐसे लोगों को वहीं जाना चाहिए जहां इनको लगे कि वहां कोई सांप्रदायिक बात नहीं होती है। वहां चलिए, सांप्रदायिक बात नहीं होती, वहां सीधे कत्ले आम होता है। चलिए, जी। कोई बात नहीं। एक ईमानदार नेता की तस्वीर और फोटोग्राफ दिखाते हैं, सीधे बंगाल से आई है। ये ईमानदार नेता कैश के साथ बैठे हुए हैं, इनका नाम है, टीएमसी वाले हैं, और टीएमसी में ये ऐसे खुलेआम बैठे हुए हैं। और इनका नाम रकीबुल इस्लाम है, और ये पूरा वायरल हो रहे हैं नगदी। बोलूं सर, तो ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। सर, बंगाल की लड़ाई ऐसा लगता है बहुत शुरू हो गई, और अनुपम मिश्रा सर ने ये ट्वीट भी किया है कि टीएमसी नेता पंचायत समिति के उपाध्यक्ष, बताइए, मोहम्मद जियासुद्दीन मंडल का वीडियो एक स्थानीय व्यवसायी रकीबुल इस्लाम और नगदी के साथ वायरल है। पंचायत लेवल का आदमी भी इतना कमा रहा है सर, गजब ईमानदारी चल रहा है बंगाल में तो सर। देखिए, जब जनता तय करती है ना सत्ता परिवर्तन के बारे में, जब किसी को उखाड़ करके फेंकने का मन बना लेती है, तो नोटों की गड्डियां नहीं साहब, पहाड़ खड़े कर लीजिए, वो भी काम नहीं आते हैं। तो इस बार बंगाल का हाल वही होने वाला है जो महाराष्ट्र और बिहार में हुआ है। लगभग एक तरफा चुनाव होगा इस बार बंगाल में भी। और भाव तो एक बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। भाव तो मेरे प्रोग्राम में कह चुके कि 155 सीट से कम तो बंगाल में आएंगी नहीं बीजेपी की। 150 का नंबर तो उनका चेला भी दे रहा है, ऐसा क्या है? 150-55 सीटें। जी हाँ। तो और देखिए, जब जनता मन बनाती है ना, और जब स्विंग होता है, तो वो स्विंग कहाँ जाकर के ठहरता है किसी को पता नहीं चलता है। ये भी ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। हमने बिहार के बारे में भी यही बातें की थी, और मैं पहले दिन से कह रहा था कि मुझे क्लियर एज दिख रहा है, मुझे कहीं क्लोज फाइट नहीं दिख रहा सर। अच्छा, इसमें एक प्रश्न आता है लेफ्ट मीडिया को, जहां क्लोज फाइट नहीं भी हो रहा, चलिए बंगाल में तो रियल एक है बैटल है क्लोज फाइट का, लेकिन बिहार हो, महाराष्ट्र हो, जहां क्लोज फाइट नहीं भी हो रहा है, आखिर कौन सा चश्मा है पत्रकारिता का जो क्लोज फाइट इनको दिखा रहा होता है? जैसे अब यूपी की बात मैं अभी भी कह रहा हूं कि तमाम एजेंडा प्रोपोगेंडा के बावजूद, आज भी मैं कह रहा हूं, आज भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का योगी जी के नाम पर चुनाव होगा। आई बिलीव क्लियर कट योगी जी को बढ़त है। फिर वो कैसे होता है? केवल बढ़त नहीं रहेगी, इस बार 2027 में वो बिहार का रिकॉर्ड तोड़ना है। हाँ, एक शब्द है, लैंडस्लाइड। तो उत्तर प्रदेश में वैसी ही जीत होगी, ध्यान रखना इस बात को। अभी तो एक साल पहले बता रहा हूं। मैं यही बोलूंगा ओमकार सर, ओशियन नेटवर्क के तरफ से अपने चैनल ओमकार चौधरी सर, जो दूसरा चैनल है, उन दोनों चैनल के तरफ से कम सर 10,000 रुपए का स्पॉन्सरशिप बरनौल आप भिजवा दीजिए, क्योंकि आप अगर लैंडस्लाइड यूपी जीतेंगे, इसका मतलब तो 2029 का रिजल्ट है ना, फिर उमर अब्दुल्ला के कथन के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तब सर बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ऐसे स्पॉन्सरशिप की। तो दर्शकों से निवेदन है कि दर्शकों, थोड़ा आप ओमकार सर के चैनल ओशियन नेटवर्क और सर को सब्सक्राइब कर ले। वहां तो शो 8:30 बजे होता ही होता है, अभिषेक तिवारी शो पे रात के 9:30 बजे होता है, फिक्स टाइम है। नोटिफिकेशन मिले ना मिले, आप लोग आ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओमकार सर के साथ 2-4 प्रश्न हैं, वो मैं ले लेता हूं सर, दो ज्यादा अधिक नहीं आए हैं। कह रहे हैं सर, आपका बिहार सही निकला, क्या बता सकते हैं बाबा यूपी में आ रहे हैं कि नहीं? अब तो ओमकार सर ने लैंडस्लाइड की भविष्यवाणी कर दी है, ठीक है।
भैया मुद्रो क्रिश्चियन था नहीं तो सद्दाम का हाल होता। भाई सड़कों पे वेनेजुएला में जश्न मन रहा है, हम क्या ही बोले हैं। जब सत्ता परिवर्तन का खेल होता है इस प्रकार का, तो उसमें तो हो ही जा रहा है। ठीक है, आरफा धुरंधर के सदमे में है, ये भी ठीक है। गुरुदेव भाऊ तोरसेकर सर को लाया जाए। अगर कल ओशियन नेटवर्क पे उनका प्रोग्राम ना रहा या फिर किसी और चैनल पे, तो कल मैं जरूर ट्राई करूंगा। मैंने परसों ऐसे कुछ गुरु ज्ञान लेने के लिए सर से फोन पे बात की थी और उस हिसाब से आज बताया था। आजकल YouTube नोटिफिकेशन नहीं देता। हाँ, वो होता रहता है, लेकिन आप 9:30 बजे आ जाइए और 8:30 बजे ओशियन नेटवर्क पर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। YouTube अमेरिका का माल है, इंडिया का माल थोड़ी ना है भाई। तो इसी के साथ हमको इजाजत दीजिए। आज के संस्करण में इतना ही। ओमकार सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत प्रणाम सर। नमस्कार सर। नमस्कार। जय श्री राम।